प्रोसेसेस कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो अब तुम सब ध्यान से समझना। देखो, एक तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, एक बार मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बार ग्राफ रिवाइज करा देता हूँ। देखो, तो अगर तुम भूल गए हो तो 4 प्रोसेस पढ़ी हमने। एक हमने पढ़ी थी, अगर तुम्हें पता हो तो, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होता है, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। एक हमने पढ़ी थी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। देखो, तुम्हें ग्राफ पढ़ने आते कि नहीं आते। देखो, ये जो पहला ग्राफ है ये प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ है, क्योंकि देखो प्रेशर ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना है उतना ही है, मतलब इतना। इस केस में आपका वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये आइसोकोरिक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, आइसोकोरिक। उसी तरीके से मैंने तुम्हें बढ़ाया था कि 2 प्रोसेस और होती है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो अगर आपका ग्राफ बैठा हुआ है तो आइसोथर्मल, इस तरीके से ग्राफ स्लैंट है तो ये एडियाबैटिक। तो इस तरीके से तुम्हें ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो एक बार ग्राफ आइडेंटिफाई हो जाता है ना, फिर वक्त निकालना बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो इस तरीके से मान लो कि आपका ग्राफ पहले ऐसा गया और फिर ऐसे नीचे गया और फिर आपका ग्राफ जो था वो इस तरीके से आया। मान लो ऐसे, मान लो ए बी सी, पहले ए से बी आया, बी से सी आया, सी से ए आया, और ये आपका पीवी ग्राफ है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ ए से लेके बी वाला कौन सा प्रोसेस है, बी से लेके सी वाला कौन सा प्रोसेस है, और सी से लेके ए वाला कौन सा प्रोसेस है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। दिवांश लगाओ दिमाग, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ए से बी कौन सा है, बी से सी कौन सा है, सी से ए कौन सा है, चेक करो। अभी मैंने आपको चारों ग्राफ पढ़ाया। देखो, ये तो आइसोबारिक का ग्राफ है, ये आइसोकोरिक का है। अगर आपका ग्राफ कर्व है और बैठा हुआ है तो आइसोथर्मल, आपका ग्राफ कर्व है और स्लैंट है तो ये कौन सा है, एडियाबैटिक। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए से बी कौन सा है चेक करो, बी से सी कौन सा है और सी से ए कौन सा है। लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। ध्यान से देखो, ए से बी आपका बैठा हुआ है और कर्व है, तो ए से बी कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। हुआ कि नहीं हुआ। और आप खुद मुझे बताओ, आपका इस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका कर्व एरो उधर की तरफ है, तो ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। बी से सी आप देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। और सी से ए ध्यान से देखो, सी से ए आपका एडियाबैटिक है कि नहीं, एडियाबैटिक। क्योंकि एक ही ग्राफ में एक कर्व वैसा है एक कर्व वैसा है, तो ये आइसोथर्मल होगा, ये एडियाबैटिक होगा। और यहां पे ध्यान से देखो, आपका एरो पीछे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। किसी को इसमें कोई डाउट है कि साइक्लिक प्रोसेस में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी को इसमें कोई डाउट है कि सर मैं आइडेंटिफाई करना अब भी नहीं आ रहा है, तो पूछो। ओके, कोई डाउट है क्या। परवीन भाई, तुम लोग सबको मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, है ना, आप देखो यार, आप मिस करो तो देख लिया करो। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स आइडेंटिफाई करते हैं। कोई डाउट है, अनिष्का कोई डाउट है, सर आपका स्वरा, तो नेट पूछो। ओपन नहीं आ रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया देवांश। सर आपका नेट प्रॉपर नहीं आ रहा है। मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, हले मेरा तो सही आ रहा होगा यार, अभी मैंने क्लासेस ली है बहुत सारी। चेक करो वापस एक बार। ओके, देखो क्या पता स्लो होगा, अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो अब सीपी और सीवी क्या होता है, तुम्हें याद है मैंने लास्ट चैप्टर में तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था कि अगर मान लो कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लो कोई गैस भरी हुई है, मान लो कोई कंटेनर है और मान लो कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, और एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, याद है। तो इसका अगर मुझे टेम्परेचर डेल्टी से बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एन सी डेल्टी। तुम भूल गए, सी होता है मोलार हीट कैपेसिटी,
याद है एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर कोई मास है m जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो अगर मुझे इसका टेम्परेचर डेल टी बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, m s डेल टी। याद है? तो अगर मास है तो आप क्या ये लगाते हो स्पेसिफिक हीट, अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो आप क्या लगाते हो मोलार हीट कैपेसिटी। तो अगर आपके पास मान लो कोई कंटेनर है जिसमें n मोल्स ऑफ गैस है, अगर आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो उसी तरीके से टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो सीपी होता क्या है अपनी कॉपी में लिखो, सीपी क्या होता है लिखो अपनी कॉपी में, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होता है लिखो अपनी कॉपी में, मोलार हीट कैपेसिटी एट, यहां पे लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखो अपनी कॉपी में दोनों लाइन लिखो, सीपी होता क्या है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखो अपनी कॉपी में। और सी होता क्या है, याद रखना अगर आपको किसी भी एन मॉल ऑफ गैस का टेम्परेचर डेल टी बढ़ाना है तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कितने मोल से इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपके पास यहाँ पे दो सी है, एक सीपी है एक सीवी है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो सीपी होता क्या है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से समझना, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वापस एक बार याद दिला दूं। तुम सबको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो याद है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। याद है मैं तुम्हें पढ़ाया था कि डेल क्यू का मतलब होता है कितनी हीट एक्सचेंज हुआ, डेल यू का मतलब है कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, डेल डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन। याद है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल यू बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेल यू घटेगा। और वर्क, याद है मैंने तुम्हें चारों प्रोसेस का वर्क निकालना सिखाया है। याद है आइसोकोरिक में वर्क कितना होता है, भूल गए? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, तो आइसोकोरिक में आपका वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। और याद है फिर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, तो आपका वर्क डन कितना होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि आपका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन जब आपका वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। पर आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। एक ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, है ना। और अब हम डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार तुम इसको समझना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर n मोल ऑफ गैस है, और मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है डेल टी। और ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या, कांस्टेंट है। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब एक बात तो पता है कि वर्क डन कितना होगा, जीरो। तो डेल क्यू क्या होता है, डेल क्यू होता है एन सी डेल टी। लेकिन अब तुम सब ध्यान से सुनना, इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं क्या कांस्टेंट रख रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहा हूं। तो इसलिए मैं लिखूंगा एन सीवी डेल टी। क्यों सी की जगह सीवी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी क्या किया, मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस करी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सी की जगह लिखा मैंने सीवी, मोलार हीट कैपेसिटी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और डेल यू कितना आ जाएगा, आप खुद मुझे बताओ, डेल क्यू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वर्क डन कितना होता है, जीरो। तो वर्क डन जीरो है, तो आपका डेल यू किसके बराबर आ गया, लिख लो अपनी कॉपी में, एन सीवी डेल टी। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके आगे भली 4 स्टार लगा देना। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू हो जाएगा किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है।
लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वर्क डन क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेल डब्ल्यू 0 है और डेल क्यू किसके बराबर है? एन सीवी डेल टी। तो डेल यू किसके बराबर आया? एन सीवी डेल टी के। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। लिख लो, इसमें कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। देवांश, कोई डाउट है? स्वरा, परीन, अनुष्का? देखो तो यार, तुम लास्ट क्लास का थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ना सब कनेक्टेड है। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम्हें ऐसे संस्कृत भाषा लग रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पर अगर तुमने एक बार भी रिवाइज किया है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या करा रहा हूँ। परीन, कोई डाउट है यार तो पूछ ले यार, प्लीज यार। कहाँ रिपीट करूं बेटा? ध्रुव, आप बोलते हो रिपीट कहाँ पे? लाइक आपको कहाँ पे डाउट है? आपको आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं पता? कि आपको ये नहीं पता कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन यार जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। तो वर्क डन 0 हो गया। उसके बाद अगर किसी भी कंटेनर में गैस बंद है और अगर आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अपन ये प्रोसेस कब कर रहे हैं? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सी की जगह मैंने क्या लिखा? सीवी। क्योंकि सीवी का मतलब क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये डेल क्यू आ गया। और डेल क्यू क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। पर अभी अपन ने बोला वर्क डन तो 0 है, तो डेल क्यू की जगह मैंने वैल्यू पुट करी, तो डेल यू कितना आ गया? इतना। सर हाँ पूछो। सर पहले जो अपन सी यूज करते थे वो कौन सा मतलब वो सी था, ऐसे मतलब ही था, जैसे। आर्बिट था। मतलब वो सी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जैसे मैंने जो अभी ये स्लाइड दिख रही है देवांश, ये स्पेसिफिक स्लाइड किसके बारे में? आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसोकोरिक के लिए मैंने सी को स्पेसिफिक कर दिया, सीवी। क्योंकि सीवी का मतलब क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर तुम वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रोसेस करोगे तो आपको सी की जगह सीवी यूज करना है। ओके सर। ठीक है। उसी तरीके से बस एक स्टेप और है, फिर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, नंबर ऑफ मोल्स एन है, मुझे टेम्परेचर डेल टी बढ़ाना है। लेकिन अब मैं आइसोकोरिक नहीं कर रहा हूं, मैं कौन सी प्रोसेस कर रहा हूं? आइसोबारिक। और मान लो कि पहले वॉल्यूम V1 था और मुझे इसका वॉल्यूम करना है V2। मान लो पहले टेम्परेचर T1 था, मुझे टेम्परेचर करना है T2। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, आपका वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब तुम ध्यान से देखना, अब यहां पे अपन डेल क्यू में क्या पुट करेंगे? एन सीपी डेल टी। क्यों? क्योंकि अब आप ये प्रोसेस कैसे कर रहे हो? आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है। तो सी की जगह क्या आ जाएगा? सीपी। और डेल यू तो अपन ने अभी निकाला, एन सीवी डेल टी। तो अगर आपको डेल टी टेम्परेचर चेंज करना है तो डेल यू किसके बराबर होगा? एन सीवी डेल टी। अगर तुम भूल गए हो तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, पी इंटू वी टू माइनस वी वन। तो फाइनल वॉल्यूम V2 है, पहले V1 था। इसको ओपन करो, देखो कितना आएगा? PV2 माइनस PV1। और PV होता क्या है? NRT। तो PV2 की जगह क्या आ जाएगा? NRT2। PV1 की जगह क्या आ जाएगा? NRT1। क्योंकि पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 था। और PV क्या होता है? NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो NR और ब्रैकेट में क्या आएगा? T2 माइनस T1। तो अब तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो यूज करो, डेल Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू की जगह क्या आ जाएगा? एन सी पी डेल टी। डेल व्यू की जगह आ जाएगा एन सी वी डेल टी। और वर्क डन की जगह आ जाएगा एन आर डेल टी। क्यों? क्योंकि टी टू माइनस टी वन क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। डेल टी डेल टी डेल टी गया, एन 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 गया। तो आपकी इक्वेशन क्या आई? सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये तुम्हारे आएगी, मतलब तुम लिख के लो आने वाली है कि डिराइव सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो अपन ने डेरिवेशन कैसे किया? दो स्टेप में किया। पहले आइसोकोरिक प्रोसेस से अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिली, डेल यू इक्वल टू एन सीवी डेल टी। और आइसोबारिक से अपने को डेल क्यू का फॉर्मूला मिला, और डेल डब्ल्यू कितना होता है? वर्क डन। तो ये सब पुट करने पे आपका इक्वेशन आया ये। तो सीपी होता क्या है? सीपी का मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी का मतलब क्या होता है?
मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर डेल्यू तो आइसोकोरिक प्रोसेस का था, तो वो अपन ने यहाँ पे कैसे यूज किया? देख डेल्यू, देख देवांश, यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। यू आपको पता है यू क्या होता है, अपना इंटरनल एनर्जी होता है। तो यू को तो खाली एक ही चीज से मतलब है, किससे मतलब है, टेम्परेचर से। तो अगर तो सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 करेगा, तो चाहे वो आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, तेरा डेल्यू हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है N/2 FRT। तेरा कंटेनर बंद है तो N तो चेंज होने नहीं वाला, F चेंज होने नहीं वाला, R चेंज होने नहीं वाला। तो देख आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज करता ही नहीं, तो बात ही नहीं कर रहा। तो चाहे तेरा आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो या आइसोबारिक हो, तीनों में तेरा डेल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्योंकि डेल्यू को खाली एक ही चीज से मतलब है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। ओके सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। इसमें कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो अब तुम क्लियर कर लो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सेकेंड लॉ बोलता क्या है, देखो सेकेंड लॉ एक बहुत बड़ी चीज पे डिपेंड करता है, और वो ये है कि टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। मतलब तुम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं कर सकते। टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन का मतलब क्या है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम, कोई भी एटम जब वाइब्रेट करता है तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है N/2 FRT। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो आपका U कितना हो जाएगा, 0। और अगर U 0 हो गया मतलब आपका जो ये एटम है वो वाइब्रेट करना बंद कर जाएगा। टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जब दुनिया में सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, उनका वाइब्रेशन, उनका सारा मोशन थम जाएगा। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है तो अर्थ रुक जाएगा, सन रुक जाएगा, मून रुक जाएगा। जैसे तुम खड़े हो, तुम जैसे खड़े हो वैसे के वैसे रह जाओगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि T इक्वल टू 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जब दुनिया की सब चीजें थम जाती है, सारा का सारा मोशन रुक जाता है। तो आप T इक्वल टू 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकते। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है, क्या बोलता है सुनना, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट all the internal energy, to convert all the internal energy stored in a system, to convert all the internal energy stored in a system to work। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सपोज करो कि कोई सिस्टम है और इसके अंदर मान लो इंटरनल एनर्जी यू है। अब खुद मुझे बताओ, अगर मैं सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दूंगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी मतलब टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उस सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम टू वर्क। क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी है आपने सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दी, तो फिर सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी बचेगी, 0। लेकिन अगर U 0 है तो T भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन T 0 हो नहीं सकता, तो आप ये कर भी नहीं सकते। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये सेकेंड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम टू वर्क। लिख लो,
फिर मैं तुम्हें 2 स्टेटमेंट और लिखवा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो देखो, अब 2 स्टेटमेंट आए हैं, ये लिख लो अपनी कॉपी में। फिर मैं तुम्हें दोनों स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, और तुम उसके आगे भले 3-4 स्टार लगा देना, तुम्हें पक्का वो टॉपिक मिलेंगे कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मैं तुम्हें वो स्टेटमेंट पहले एक्सप्लेन करूंगा खुद, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई हाईफाई टॉपिक नहीं है। लेकिन तुम क्या याद रखना, तुम ये याद रखना कि किसी भी सिस्टम के अंदर मान लो 200 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है, तो इस 200 में से आप 199.9 को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 0.1 जूल फिर भी रह जाएगी। क्योंकि अगर आपने सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। और टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन पॉसिबल हुआ तो फिर टाइम ट्रैवल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन क्या है कि ये सब हाइपोथेटिकल है, आप 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब देखो 2 स्टेटमेंट है, पहले मैं तुम्हें स्टेटमेंट समझा दूंगा, फिर तुम लिख लेना। एक सेकंड, ना मुझे एक सेकंड देना पहले, जिसके 1 सेकंड। देखो पहला स्टेटमेंट है, वो है आपका कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, जो मैंने तुम्हें समझाया वही बोलता है कि नो प्रोसेस, तो कैल्विन प्लैंक क्या बोलता है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work। तो कैल्विन प्लैंक क्या बोलते हैं कि अगर किसी सिस्टम में मान लो 200 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है, तो दुनिया में ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जो इस 200 की 200 को वर्क में कन्वर्ट कर दे। कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir। मतलब मान लो कोई रिजर्वियर है, वहां से मैंने 200 जूल का एनर्जी लिया, एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, और जो आपने हीट लिया वो ऐसा का ऐसा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पता है ये कहां पे एप्लीकेबल है? देखो, जैसे तुम लोगों ने कभी भी थर्मल पावर प्लांट के बारे में सुना है? थर्मल पावर प्लांट में पता है क्या होता है, नीचे कोयला होता है, तो हम क्या करते हैं, इस कोयले को गर्म करते हैं, तो इस कोयले से आग निकलती है। इस आग, कोयले की आग क्या, कोयले से गर्मी निकलती है, और ऊपर क्या होता है, एक पाइप होता है, उसके अंदर आपका वाटर होता है। तो गर्मी से ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। वो स्टीम जाती है और आगे टरबाइन होती है, और टरबाइन को घुमाती है, और आपका वर्क प्रोड्यूस होता है, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो केल्विन प्लैंक बोलते हैं कि अगर इस कोल से 500 जूल की एनर्जी निकलेगी तो होगा क्या, 500 में से मान लो 490 पानी तक पहुंची, और पानी से स्टीम कन्वर्ट होने में मान लो 480 पहुंचा। स्टीम से वापस ये स्टीम क्या करेगा, इस टरबाइन को घुमाएगा, लेकिन सारा का सारा स्टीम का एनर्जी आप फिर भी यूज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत स्टीम तो आपका फिर भी लूज हो जाएगा। तो केल्विन प्लैंक ये बोलते हैं कि अगर किसी सिस्टम के पास 200 जूल की एनर्जी है, तो आप सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना कुछ एनर्जी लॉस तो पक्का होगा। तो ये केल्विन प्लैंक है, लिख लो अपनी कॉपी में। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कैल्विन प्लैंक में, तो कैल्विन और प्लैंक क्या बोलते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो अगर किसी सिस्टम के पास 200 जूल की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, तो उसको सारी की सारी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। थोड़ी बहुत एनर्जी तो आपकी पक्का लूज हो जाएगी या रह जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी एनर्जी नहीं रही, मतलब अंदर एनर्जी जीरो है, मतलब अंदर टेम्परेचर जीरो है। पर टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर इक्वल टू जीरो पे दुनिया के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा कैल्विन प्लैंक है। एक और थर्मो का स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, वो है आपका क्लोसियस स्टेटमेंट। तो पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि स्टेटमेंट है क्या। तुम सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, तुम सबने रेफ्रिजरेटर देखा होगा। तुम एक काम करना,
कभी अपना फ्रिज है ना बंद कर देना, उसको जो प्लग है उस वायर को अलग कर देना, और फिर फ्रिज के अंदर गर्म दूध रखना, फिर क्या रखना, गर्म पानी रखना, हॉट वाटर, और देखना क्या ये पानी फिर भी ठंडा होगा कि नहीं होगा। एक बार तुम क्या करना, गर्म पानी रखना, मतलब ये पानी इतना ठंडा होगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाए। तुम चेक करना क्या ये पानी अपने आप कोल्ड वाटर बनता है कि नहीं बनता है, चेक करो। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा, नहीं होगा। तुम देखना, कभी भी फ्रिज रखना, फ्रिज का प्लग अलग कर देना, अलग कर देना, मतलब आप पावर सप्लाई नहीं कर रहे हो, और फ्रिज के अंदर आप गर्म पानी रखना, और देखना क्या वो पानी अपने आप ठंडा पानी होता है क्या, अपने आप बर्फीला होता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? देखो, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मान लो T1 है, फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर T2 है, तो बेसिकली होता क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1। बाहर गर्मी होती है, अंदर सर्दी होती है ना? तो अगर मान लो कि आपके पास एक बॉडी है 30 डिग्री सेल्सियस पे, एक बॉडी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो आप मुझे बताओ हीट कहां से कहां जाएगी? 30 से 20 पे जाएगी, क्योंकि जो बॉडी गर्म है इसके पास ज्यादा हीट एनर्जी है, जो बॉडी ठंडी है उसके पास कम हीट एनर्जी है। तो अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगी? 30 से 20 पे जाएगी, नहीं जाएगी? लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार नहीं, मुझे तो एनर्जी 20 से 30 पे पहुंचानी है, कहां से कहां पहुंचानी है? 20 से 30 पे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में ऐसा ही तो होता है। फ्रिज के अंदर क्या होता है? फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर T1 है, और मान लो बाहर का टेम्परेचर T2 है, और T2 क्या होता है? ग्रेटर देन T1। अपन क्या करते हैं? फ्रिज के अंदर कोई चीज रखते हैं और उस चीज को ठंडा करते हैं। किसी भी चीज को ठंडा कैसे करते हैं? उस चीज की गर्मी को बाहर निकाल दो। तो फ्रिज क्या करता है? फ्रिज अंदर जो चीजें हैं उनकी गर्मी को बाहर फेंक देता है। तो फ्रिज क्या करता है? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फेंकता है 20 से 30 पे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप फ्रिज को करंट सप्लाई करते हो। तो जब तक आप बाहर से एनर्जी नहीं दोगे तब तक फ्रिज काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिज करता क्या है? फ्रिज लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे गर्मी देता है। हायर से लोअर तो सब जगह ही आता है, बाहर गर्मी है, रूम ठंडा है, तो बाहर की गर्मी रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन रूम की गर्मी बाहर भेजनी है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्लोशियस क्या बोलता है? तो क्लोशियस ये बोलता है, तुम समझना कि क्लोशियस क्या बोलता है, कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। तो अगर मान लो कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, मान लो 0 डिग्री पे, और कोई गर्म ऑब्जेक्ट है मान लो 20 डिग्री पे, तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो एक बात तो पक्की की हीट 20 से 0 आएगी। लेकिन अगर आपको 0 से 20 भेजनी है तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा, आपको करंट सप्लाई करनी पड़ेगी, वरना पॉसिबल नहीं है। तो क्लोशियस का बोलता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। तो अगर आपको ठंडी जगह से गर्म जगह हीट भेजनी है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है। अब कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। है ना? तो केल्विन का तो चलो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर दूंगा तो सिस्टम में टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा, पर तो होता ही नहीं है। क्लोशियस क्या बोलता है? क्लोशियस ये बोलता है कि यार एक बॉडी 30 डिग्री पे, एक बॉडी 5 डिग्री पे, तो 30 से 5 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गर्म ठंडी है, गर्म से ठंडी आ जाएगी। पर अगर 5 से 30 तुम्हें गर्मी भेजनी हो, मतलब इसका टेम्परेचर और घटाना हो, तो फिर तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रिज की। और फ्रिज में तो यार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बिना एनर्जी के आप ये चीज पॉसिबल नहीं कर सकते। तो ये केल्विन प्लैंक है और क्लॉसियस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूं आज के। कि कोई डाउट नहीं है तो लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, पहले लिखो अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, number of possible ways in which a system can have, number of possible ways in which
अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। तो पहले लिखो, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो कि एक बंदा है, वो खाली एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1, क्योंकि इस बंदे के पास काइनेटिक एनर्जी खाली किस में है? एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से मान लो कोई बंदा है, वो खाली वाई डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? चल रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना है? 1, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी खाली है वाई डायरेक्शन में। लेकिन मान लो कि आपके पास एक बंदा है, वो ऐसे जा रहा है, अब वो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, तो इसके पास एक्स में भी काइनेटिक एनर्जी है, वाई में भी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 2। आया तुम्हें समझ में? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि एक बंदे के पास कितनी तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। उसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉडी है, वो चल भी रही है और घूम भी रही है, तो चलने वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, घूमने वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 2। तो एक तो चलने वाला, एक घूमने वाला। लेकिन यही मान लो कि आपकी बॉडी है, वो ऐसे तो घूम रही है और ऐसे जा रही है, एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है। तो एक्स में चल रहा है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो, वाई में चल रहा है 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो, और घूम रहा है 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 3 हो गए, है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। तो किसी सिस्टम के अंदर कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो आपके डिग्री, आप लिख लो इसको अपनी कॉपी में एक बार, और ये एग्जांपल भी लिख लो। ये 1 वाला लिख लेना, ये 2 वाला लिख लेना, और ये घूमने वाला भी लिख लेना। एक बार लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, टाइप ऑफ फ्रीडम पढ़ लेते हैं और फिर अपन खत्म कर लेंगे। लिख लो एक बार इसको, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। तो आप सब एक्सप्लेन, आप सब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो कि ये नीमच माता की पहाड़ी है, ठीक है? ये नीमच माता की पहाड़ी है, यहाँ पे आपका टेम्पल है, और मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है? और मैं नीमच माता की पहाड़ी चढ़ रहा हूं, तो बताओ मेरे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? और नीमच माता लाइक 3D है ना, वो पहाड़ी 2D नहीं है। नीमच माता की जो पहाड़ी, वो 3D पहाड़ी है, 2D पहाड़ी तो नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि मेरे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? सोचो। क्योंकि अगर मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, एक्स है, वाई है, जेड है, तो जब मैं पहाड़ी चढ़ूंगा तो मैं एक्स में भी जाऊंगा, वाई में भी जाऊंगा, और जेड में भी जाऊंगा। तो मेरे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक्स में भी जाऊंगा, वाई में भी जाऊंगा, और जेड में भी जाऊंगा। क्योंकि नीमच माता की पहाड़ी 3D में, 2D में नहीं है। तो मेरे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? 3। लेकिन सपोज करो कि मुझे कुछ चढ़ा, और मान लो कि मैं ऐसा सोते हुए और घूमते हुए नीमच माता की पहाड़ी चढ़ रहा हूं, घूमते हुए, मैं घूम भी रहा हूं। होते हैं कई लोग ऐसे लौटते हुए जाते हैं। तो अब बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे? मैं पहाड़ी चढ़ भी रहा हूं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वो, और मैं लौटते हुए जा रहा हूं, +1, तो कितने हो गए? 4 हो गए। हो गए 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी बॉडी की कितनी तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसलेशनल, मतलब चलने वाले, तो ये तो एटमैक्स 3 हो सकते हैं। ये तो कितने हो सकते हैं? एटमैक्स 3 हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो ट्रांसलेशनल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। एक होते रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, घूमने वाले। तो कोई भी बॉडी है, या तो वो एक्स एक्सिस के हिसाब से घूम सकती है, या वो वाई के हिसाब से घूम सकती है, या वो जेड के हिसाब से घूम सकती है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैक्सिमम कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। और तीसरा एक और होता है, वो होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा,
उतने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इनका नंबर मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जनरली इनका मैक्सिमम नंबर 6 होता है। तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। पर इनका नंबर लिखो मत, क्योंकि आप सीधा लिख लो कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है? टेम्परेचर की होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरीके के होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बाकी चीजों का निकालना सीखेंगे और प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन चालू करेंगे। वो साइक्लिक प्रोसेस वाली शीट तुम पूरी सॉल्व कर देना, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मो के क्या इतने न्यूमेरिकल नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो का क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज भी तुम साइक्लिक प्रोसेस की शीट सॉल्व करना, और डाउट है तो मुझे भेजना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके।